study today with the science of thermochemistry. Thermochemistry refers to application of thermodynamics in the field of chemistry. Thermochemistry defines some basic concepts जिससे पहले कि हम इसके अंदर पूरी तरीके से घुस जाएं, पूरे तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं. Basic concepts suggest for most chemical reactions, enthalpy change is described. This is because most chemical reactions function at constant pressure. हमारे ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस जो कि एक ओपन टेस्ट ट्यूब में या एक ओपन बीकर में या एक ओपन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर हो रहे हैं, उन सारे रिएक्शंस के अंदर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है. 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इज अप्लाइंग इन ऑल द केमिकल एपरेटस अनटिल एंड अनलेस उस केमिकल एपरेटस के अंदर हमने प्रेशर अपनी ओर से क्रिएट ना किया हो. ऐसा बहुत रिएक्शंस में होता है, लेकिन मेजॉरिटी केमिकल रिएक्शंस वही हैं जो आप लैब में परफॉर्म करते हो, और उन केमिकल रिएक्शंस के अंदर 100% ऑफ द टाइम्स प्रेशर इज कांस्टेंट. यही कारण है कि ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज डिस्क्राइब्ड होता है एज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ हीट. ऐसा नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन के लिए हम इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं डिफाइन कर सकते. कर क्यों नहीं सकते? बिल्कुल उसको किसी इनडायरेक्ट मोड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर ये रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे रहा होता तो ऐसी सिचुएशन में उसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना रहा होता. बहरहाल हमारे ज्यादातर रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज इज द कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग हीट, और उसका कारण यह है कि हमारे ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में फंक्शन करते हैं. एज अ रिजल्ट ये जो हमने यहां पे लिखा है इसको मेंशन कर लेना. फॉर मोस्ट केमिकल रिएक्शन, सबके लिए तो नहीं होता, एंथैल्पी चेंज इज द मोर कॉमन वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्शन. और इसका कारण दिस इज बिकॉज मोस्ट केमिकल रिएक्शंस फंक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस. क्योंकि आइसोबारिक होते हैं, ज्यादातर रिएक्शन में 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है, इसीलिए हम अपने ज्यादातर रिएक्शंस के लिए एंथैल्पी चेंज डिस्क्राइब करते हैं, एंथैल्पी चेंज नोटिफाई करते हैं. उसके अलावा when reactants convert into products, or vice versa, heat may be released or absorbed. वैसे तो हमारे रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जब कोई रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है या फिर प्रोडक्ट किसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, आइदर ऑफ द डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस में या तो हीट अब्सॉर्ब हो रही होगी या फिर हीट रिलीज हो रही होगी. हमारे रिएक्शंस या तो एंडोथर्मिकली क्लासिफाई हो जाते हैं या फिर एक्सोथर्मिकली क्लासिफाई हो जाते हैं. या हीट अब्सॉर्ब होती है या हीट रिलीज होती है. तो जो जनरल कन्वेंशन है उस कन्वेंशन के हिसाब से व्हेन रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स और वाइस वर्सा, हीट मे बी रिलीज्ड और इट मे बी अब्सॉर्ब. अगर रिलीज हो रही है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और अगर अब्सॉर्ब हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन एंडोथर्मिक है. उसके अलावा एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन में या एक रिएक्शन में जिसकी हीट का एनालिसिस हो रहा है या हीट की क्वांटिफिकेशन हो रही है, उस रिएक्शन के अंदर आपके सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो फेज है, कि वो सॉलिड है, कि वो लिक्विड है, कि वो गैस है, वो फेज डिफाइन होकर के प्रोवाइड होनी चाहिए. देखो कई बार एक रिएक्शन के अंदर अगर फाइनल प्रोडक्ट में वाटर गैस फेज में बन रहा है तो उस रिएक्शन की हीट डिफरेंट होगी,
और अगर उसी रिएक्शन में आप कूलिंग करके उस गैसियस वाटर को लिक्विड वाटर में कंडेंस कर रहे हो तो उस रिएक्शन की नेट हीट डिफरेंट होगी। एज अ रिजल्ट हमारे लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशंस में या थर्मोडायनेमिक इक्वेशंस के अंदर क्वांटिफिकेशन ऑफ हीट के टाइम पर हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का फेज मेंशन करना जरूरी होता है। सॉलिड हो तो छोटा s करके मेंशन करो, लिक्विड हो तो छोटा l करके मेंशन करो, और गैस हो तो छोटा g करके मेंशन करो। लेकिन ये मेंशन करना जरूरी है ताकि हमें ये मालूम पड़ सके कि हम किस रिएक्शन के साथ डील कर रहे हैं और उस रिएक्शन के अंदर हीट चेंज कितना होना चाहिए। इसलिए द फिजिकल स्टेट, यहां पे फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, चाहे वो रिएक्टेंट हो प्रोडक्ट हो, दिस मस्ट बी डिफाइंड। इसको डिफाइन करना जरूरी है कि हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड गैस में से कौन सी है। उसके अलावा द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड or released must be mentioned along with the products or separately as enthalpy change। अब जो यहां पर हम लोगों ने डिफाइन किया है उसमें वो कहता है द क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। एक रिएक्शन में होने के साथ साथ कुछ अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब होगी या कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड मस्ट बी मेंशन्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स और सेपरेटली एज एंथैल्पी चेंज। यहां तो जब प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट के साथ ही में हीट भी मेंशन कर दो, और अगर प्रोडक्ट के साथ ही हीट नहीं मेंशन करते हो तो ऐसे में सेपरेटली आपको उसे एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि सपोजिंग मैं बोलूं CS प्लस O2G गिव्स यू CO2G प्लस X किलो जूल ऑफ हीट। ये देखो, ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने का एक तरीका है। एक तरीका ऐसा है कि देखो किस किस चीज का ध्यान रखा गया इक्वेशन को फिलअप करने में। आप सिंबॉलिकली कार्बन मेंशन करते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट मेंशन करते हो कि आपने कार्बन किस फॉर्म में लिया था, सॉलिड फॉर्म में लिया था कि गैसियस फॉर्म में लिया था। आप जब ऑक्सीजन गैस यूज कर रहे हो तो ऑक्सीजन लिक्विड है कि गैस है, ये उसमें मेंशन है कि वो G है तो इसका मतलब वो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो भी गैसियस बन रहा है। अब यहीं पे मैंने प्रोडक्ट के साथ ही अमाउंट ऑफ हीट शो करी है कि CO2 बनने के साथ साथ X किलो जूल ऑफ हीट भी बनती है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपने इसी चीज को सेपरेटली लिखना है तो कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैसियस विल गिव यू CO2 गैसियस। उसके बाद एक सेमीकोलन डाला, डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस X किलो जूल, ऐसे करके। जब आप ये जो साथ में निकलने वाली हीट है इसको सेपरेटली डेल्टा H के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो इस हीट का ये जो साइन है ये साइन रिवर्स कर दोगे। साइन को पलट देना, साइन को रिवर्स कर देना। अगर यहां पे माइनस लिखा हो तो उसे प्लस कर देना, अगर प्लस लिखा हो तो उसे माइनस कर देना। ध्यान रखना कि जब हम यहां पे ये बोलते हैं CO2 के साथ, CO2 तो बना, उसके साथ में X किलो जूल ऑफ हीट भी बनी, तो बनी हीट का मतलब रिलीज हीट होता है। तो जब आप उसको सेपरेटली डेल्टा H को सेपरेटली लिखोगे इन द फॉर्म ऑफ माइनस X किलो जूल्स, तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। बैरेज को देख करके भी पता चलता है कि ये भी बना और ये भी बना, तो अगर हीट बनी है तो इसका मतलब वो रिलीज हीट होगी। अगर उसको डेल्टा H के फॉर्म में लिखोगे तो इसी हीट का जो साइन है उस साइन को रिवर्स कर देना। इस बात का ध्यान रखना, प्रोडक्ट के साथ हीट देने में और अलग से हीट लिखने में साइन कन्वेंशन रिवर्स हो जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। इस साइन कन्वेंशन से आपको यह पता चलेगा कि आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक था कि एंडोथर्मिक था। नेगेटिव हीट है, डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, तो ऐसे में आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका रिएक्शन एंडोथर्मिक था। तो अगर ये एंडोथर्मिक होता तो यहां पे प्लस की जगह माइनस होता और यहां पे डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होती। हम लोग इस चीज को नोटिफाई करते हैं, लेकिन बच्चों को इस चीज का खास ध्यान रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपको थर्मोकेमिकल इक्वेशन इस फॉर्म में भी दे सकता है और इस फॉर्म में भी दे सकता है। तो दोनों फॉर्म्स को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर उस फॉर्म में दी है तो उसको डेल्टा H के फॉर्म में लिखने के लिए आप उस हीट का साइन रिवर्स कर देंगे।
वरना अगर उसके साथ ही लिखना फिर तो वो नॉर्मल साइन में ही चलेगा। ये चीज समझ में आ गई। तो ये जो क्वांटिटी ऑफ हीट ऊपर जो पढ़ लो एक बार लिखा, क्वांटिटी ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड मस्ट बी मेंशन्ड अलोंग विद द प्रोडक्ट्स, या तो प्रोडक्ट्स के साथ ही मेंशन कराओ या फिर सेपरेटली इन द फॉर्म ऑफ एंथैल्पी चेंज। या तो प्रोडक्ट के साथ बताओ, प्रोडक्ट के साथ नहीं बता रहे हो तो फिर सेपरेटली उसे एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में बताओ। तो ऑन डिनोटिंग heat separately as enthalpy change, the sign of heat must be reversed बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन के अनुसार ऑन डिनोटिंग हीट सेपरेटली, जब आप हीट को सेपरेटली एंथैल्पी चेंज के फॉर्म में दोगे तो जो साइन होगा उस हीट का, साइन ऑफ हीट मस्ट बी रिवर्स्ड बाय द कन्वेंशन यूज्ड। तो जब आप उसको सेपरेटली डिनोट कर रहे हो सेपरेटली कर लो, साथ ही में प्रोडक्ट के देना है प्रोडक्ट के साथ ही दे लो। लेकिन अगर अलग करोगे तो जरूरी बात है ऐसे में डेल्टा एच के आगे उस हीट का जो साइन है वो साइन आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इसी अंडरस्टैंडिंग में चलो हमारे नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। सो फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस नोट द फॉलोइंग। अब देखिए ये जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है, इस एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट को हमें इसी एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट के फॉर्म में ही समझना है। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो अगर एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक केमिकल रिएक्शन में करने के लिए अलाउड है, केमिकल रिएक्शन में करने के लिए परमिसिबल है। मैं जो बोर्ड के ऊपर पॉइंट्स डिक्टेट करूंगा उन पॉइंट्स को ध्यान से लिखना, समझदारी से लिखना, और वो परमिसिबल पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को अगर आप आगे अपने न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करना चाहो तो शौक से कर सकते हो। सो व्हेन वी सजेस्ट कि सपोजिंग ए गिव्स यू बी एंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन इज -y किलो जूल्स, अगर मैं ऐसे बोलता हूं तो इफ पॉइंट 1 दिस रिएक्शन इज रिवर्स्ड, B gives me A, then delta H for such a reaction will become +y किलोजूल। कोई रिएक्शन की हीट है जो नेगेटिव है, आप रिएक्शन को पलट दो तो उसी रिएक्शन की हीट पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले तो इस चीज को नोट करना है कि हम ये कर सकते हैं, क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन होता है, इसलिए ये चीज अलाउड है कि अगर एक सीधे रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन को लिखने के लिए जो उसकी हीट है वो -x किलो जूल है या -y किलो जूल, तो जो भी, तो अगर आप उसी रिएक्शन को पलट देते हो तो पलटने पर उसकी हीट के आगे का जो साइन होता है वो साइन भी पलट जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि A to B अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो अगर हम इमेजिनरी फॉर्म में भी B to A कंसिडर करते हैं तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्योंकि एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है इसलिए अगर मैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन को किसी भी n इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जैसे Na गिविंग मी Nb, तो ये मेरी डेल्टा H था इक्वल टू -y किलो जूल्स। सो जो डेल्टा H है रिएक्शन का दैट विल बिकम इक्वल टू -n इंटू y किलो जूल्स। जिस नंबर से, जिस इंटीजर से आप उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना अलाउड है, उसी नंबर या उसी इंटीजर से उसकी हीट भी मल्टीप्लाई हो जानी चाहिए। नंबर को यहां पे मल्टीप्लाई करते हो, Na गिव्स यू Nb, तो जरूरी बात है उसके साथ में जो हीट रिलीज थी वो -y किलो जूल्स थी फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अगर n मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज गिविंग यू n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसके आगे की जो हीट होगी उस हीट को भी आप n से मल्टीप्लाई कर देना। कॉन्सेप्ट 3 सेज
अगर मैं किसी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को या किसी केमिकल रिएक्शन को n से डिवाइड कर दूं, 1/n टाइम्स A गिव्स मी 1/n टाइम्स B, तो जरूरी बात है उसके आगे जो हीट है, जैसे -y किलो जूल्स बताई हुई है, उस हीट को भी आप n से डिवाइड कर दोगे। अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो हीट भी उतना से मल्टीप्लाई हो जाती है। अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन आप किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो हीट भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाती है। ये बात समझ में आई? अब इतना अगर हम लोग को बेसिक आइडिया, इतनी भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनका भी आइडिया लग जाता है, तो हम लोग अब डिफरेंट एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए तैयार हैं। तो यहां पे मैं जो आपका टॉपिक है उसको डाल दूंगा एंथैल्पीज ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले हीट ऑफ रिएक्शन को कंसीडर करो। ये सबसे पहली और सबसे जनरल हीट होती है जो एक रिएक्शन के लिए डिफाइन होती है। तो इट इज the given as the amount of heat released or absorbed in a chemical reaction। अब जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी रिएक्शन है उसमें कोई कंडीशंस अप्लाई नहीं है। कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, चाहे वो सॉलिड बेस्ड हो, लिक्विड बेस्ड हो या गैस बेस्ड हो, जनरल रिएक्शन है, उसके आगे कोई हीट रिलीज हो रही थी या अब्सॉर्ब हो रही थी, कुछ भी है, आप रिएक्शन के आगे लगे होने वाली किसी भी हीट को हीट ऑफ रिएक्शन बुला सकते हो। हीट ऑफ रिएक्शन एक जनरल टर्म है जो किसी भी तरह के रिएक्शन के आगे लगने वाली हीट का नाम हो सकता है। अब वो चाहे वो हीट ऑफ फॉर्मेशन हो, चाहे वो हीट ऑफ कंबस्टन हो, चाहे वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो, टाइप ऑफ हीट्स जो है वो तो उनके साथ तो में तो कंडीशंस अप्लाई होता है कि भाई इसको मैं हीट ऑफ कंबस्टन सिर्फ तभी बोलूंगा जब कुछ हो। हीट ऑफ रिएक्शन आप किसी भी हीट को बोल सकते हो। हीट ऑफ रिएक्शन एक जनरल फॉर्म ऑफ हीट होती है जो किसी भी रिएक्शन के लिए रिप्रेजेंट हो सकती है। मैंने जो पहले भी अभी रिएक्शंस रिप्रेजेंट किए हैं, यहां पर जो पहले ही मैंने यहां पे लिखे हैं, यहां पे डेल्टा एच को मैंने कुछ मेंशन नहीं किया कि क्या है, पर आपको कुछ नहीं बोलना तो उसको हीट ऑफ रिएक्शन बोल दो। हीट ऑफ रिएक्शन जनरल वर्ड है, वो जनरल वर्ड आप किसी भी रिएक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इट इज गिवन एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज a general notation for heat of any reaction। कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, उसकी हीट हो, कुछ और बोलो ना बोलो, उसको हीट ऑफ रिएक्शन तो बोल ही सकते हो। और उसके अलावा इफ दिस हीट is measured at 1 atmosphere pressure, it is called standard heat of reaction। और standard heat of reaction ऐसे मेंशन करो, ऐसे डेल्टा एच, नीचे आर लिखो, आर स्टैंड्स फॉर रिएक्शन, ऊपर एक गोला मार के उसको काट दो। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज HR0, हम ऐसे बोलते हैं HR0। अब HR0 बोला है तो नॉट ऊपर लगाने का मतलब स्टैंडर्ड हीट होता है। स्टैंडर्ड हीट मतलब ये जो हीट आपने मेजर की है ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे मेजर की है और 298 केल्विन पे मेजर की। तो अगर कोई हीट मेजर्ड हो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 298 केल्विन पर, देन दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इस तरीके से लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक रिएक्शन के आगे अगर डेल्टा HR0 लिखोगे, मुझे उससे सिर्फ इतना समझ में आएगा कि वो जो हीट की वैल्यू तुमने दी है वो हीट की वैल्यू 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे और 298 केल्विन पर वैलिडेटेड है, उस पर आपने उस हीट को मेजर किया होगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब किसी भी फॉर्म ऑफ हीट के लिए मेजर्ड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298 केल्विन होता है। यह बात समझ में आ गई? तो हीट ऑफ रिएक्शन
इसमें तो कोई एग्जाम्पल भी देने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी रिएक्शन के आगे लिखी हुई किसी भी हीट को और कुछ बुलाओ ना बुलाओ, उसे हीट ऑफ रिएक्शन तो बुला ही सकते हो। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जो डिफरेंट टाइप की हीट्स है उस पर चले जाते हैं जिनके आगे कंडीशंस अप्लाई लिखा होगा। अब जो हमारे पास अलग अलग वैरायटीज ऑफ हीट है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स इन्वॉल्व हैं, उनको ऊपर एक नजर डाल लेते हैं, लेकिन उसमें जो कंडीशंस हैं उनको जरा ध्यान से समझ लेना, किसी भी कंडीशन को वायलेट मत करना। ठीक है, सबसे पहले let us look at heat of formation. You will represent this as delta H with a small f in the subscript. Subscript पे नीचे एक छोटा सा f डाल देना. It is the amount of heat released or absorbed when 1 mole of a compound is formed from its constituent elements all present in the standard states. चलो एक बार पढ़ के देख लो, बड़ा कंडीशंस अप्लाई है, इसमें पढ़ना पड़ेगा. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड. कुछ कंपाउंड्स एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स एंडोथर्मिक कंपाउंड्स भी होते हैं. कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बनने पर हीट अब्सॉर्ब होती है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके बनने पर हीट रिलीज होती है. So it is the amount of heat released or absorbed when 1 mole of a compound, जब 1 मोल कंपाउंड बने. तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसी भी रिएक्शन को लेकर के मत दे देना. जो हीट दी होगी साथ में उसको उसकी यूनिट जरूर देखना, किलो जूल पर मोल होनी चाहिए. तो 1 मोल के लिए अगर दे रहे हैं फिर ठीक है. When 1 mole of a compound is formed from its constituent elements, अब वो किसी से भी मत बना लेना. एक कंपाउंड को बनाने के n नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं और किसी भी मेथड से हमें मतलब नहीं है, हमें उस कंपाउंड को बनाना है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स को लेकर के वो बनना चाहिए. पर इतना ध्यान रखना कि वो जो कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स शुड ऑल बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे तो उनसे जब 1 मोल कंपाउंड बनेगा तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज या अब्सॉर्ब्ड विल बी कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन. हीट ऑफ फॉर्मेशन को फॉर्मेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि ये वो एलिमेंट्री फंडामेंटल हीट है जिसके इस्तेमाल से हम लोग एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बना सकते हैं, एक पर्टिकुलर कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं. तो पहली चीज तो हो गई ये. एट At 1 atmosphere pressure and 298 Kelvin, this heat will automatically become standard heat of formation, जिसको आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा HF नॉट. HF नीचे लिख करके ऊपर नॉट डालोगे. मैंने पहले बताया कि नॉट लगाने से हमारा मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस में उस हीट को मेजर करना होता है. हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं जो स्टैंडर्ड स्टेट में एलिमेंट्स हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट. अगर कोई एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो उस एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है,
तो साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई या तो वो एलिमेंट अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है तो बाय इंटरनेशनल कन्वेंशन, अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसार उस एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होगा अगर वो एलिमेंट है जो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में प्रेजेंट है। अब फास्फोरस है, व्हाइट फास्फोरस भी है, रेड फास्फोरस भी है। अब साइंटिस्ट कहते हैं कि जैसे कि फास्फोरस का कोई स्टैंडर्ड स्टेट है जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है अर्थ पे, तो जरूरी बात है कि वो जो फॉर्म है उसके लिए उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होगी। अगर कोई और एलोट्रोप है जैसे वायलेट फास्फोरस है, स्कारलेट फास्फोरस है, तो इनके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेट होगी। कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट है, डायमंड नहीं है, तो डायमंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू डिफाइंड होगा, लेकिन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि एज पर इंटरनेशनल कन्वेंशन वो सारे एलिमेंट्स जो अपनी अपनी स्टैंडर्ड स्टेट्स में प्रेजेंट है उन सबके लिए उनका हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू 0 होगा। सो एज अ रिजल्ट वो कहता है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब इसको गलत मत समझना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ही मत बोल देना कि एलिमेंट चाहे कोई भी एलोट्रोप हो या कोई भी फॉर्म हो तो उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 है, ऐसे नहीं होता। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट इज 0 बाय कन्वेंशन। ये हमको जरूरी बात है, फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स, जैसे मैं लिख देता हूं H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स यू वाटर गैसियस। तो इसके आगे जो डेल्टा H होगा, डेल्टा H, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा कि नहीं होगा पहले ये बताओ। बिल्कुल होगा, क्यों? वाटर की फॉर्मेशन कर रहे हो, इसकी फॉर्मेशन कर रहे हो, इनफैक्ट इसके लिक्विड फॉर्म की फॉर्मेशन कर रहे हो ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से। ये दोनों वाटर के कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स हैं और जरूरी बात है कि हाइड्रोजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो भी H2 और ऑक्सीजन की जो स्टैंडर्ड स्टेट है वो भी O2 ही। फॉर गिविंग यू वाटर, तो डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो माइनस 68.3 किलो कैलोरीज होगी। अब इसको अगर हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया किलो कैलोरी पर मोल, तो हमें समझ में आता है कि ये जो पूरी हीट निकल रही है वो 1 मोल के लिए निकल रही है, तो वो सही है। सो सपोजिंग यू हैव कार्बन विच इज सॉलिड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन विच इज गैसियस टू गिव यू CO2 विच इज गैसियस, तो देखो अब ये भी उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा हूं और उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो जरूरी बात है कि कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट और ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड स्टेट O2 ही। तो इसके आगे अगर मैं इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 लिखूंगा तो माइनस 94.3 किलो कैलोरी पर मोल लिखूंगा। अब 294.3 या 68.3 या जो भी वैल्यूज हैं, जरूरी बात है कि ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन देंगे तो ये वैल्यूज उन्हीं क्वेश्चंस के साथ ही लिंक्ड आएंगी, ये वैल्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। वी डोंट एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर एनी वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ कंबस्टन, किसी की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं होती है। एक आध जगह पे वैल्यू याद करनी पड़ेगी, वहां मैं बता दूंगा बस। बाकी उसके अलावा जो हीट्स में उसके साथ में लिखता चले जा रहा हूं वो हीट्स तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होंगी। ऐसी हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए कुछ और एग्जांपल्स देख लो, जैसे O2 गैसियस प्लस F2 गैसियस गिव्स यू OF2 गैसियस। तो ऐसे रिएक्शन के लिए डेल्टा H F ऑफ OF2 comes out to be plus 20 किलो जूल पर मोल। 20 किलो जूल पर मोल है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, प्लस है, पॉजिटिव एंडोथर्मिक कंपाउंड है। ये याद रखो कि जब किसी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है तो वो कंपाउंड एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स में आता है, जो जब किसी कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होता है तो वो कंपाउंड एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स में आएगा। और अगर किसी का हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है तो ऐसे में वो कंपाउंड एंडोथर्मिक कंपाउंड्स में आएगा। एंडोथर्मिक कंपाउंड्स मतलब वो जिनकी फॉर्मेशन के साथ साथ हीट अब्जॉर्प्शन हुई हो, और एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स वो जिनकी फॉर्मेशन के साथ साथ हीट रिलीज हुई हो। जैसे एक एग्जांपल फॉर्म में ही हम लोग देख लेते हैं, N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस gives you 2 moles of ammonia, 2 molecules of ammonia gaseous। अब हीट ऑफ रिएक्शन उन्होंने इसमें दे दिया
-91.94 किलो जूल्स। पर ध्यान रखना इस चीज का, ये जो हीट साथ में मेंशन होती है उसकी यूनिट को देख करके ध्यान रखना। इस रिएक्शन के हिसाब से इस रिएक्शन में 2 मोल अमोनिया बन रहा है, तो अगर रिएक्शन के अंदर 2 मोल अमोनिया बन रहा है, हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन में ये मेंशन्ड है दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। और इन्होंने इसके साथ में जो हीट मेंशन की है उसमें भी किलोजूल पर मोल मेंशन नहीं किया कि ये किलोजूल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है पर मोल ऑफ द फॉर्म्ड कंपाउंड, ऐसा भी नहीं मेंशन किया हुआ। तो अल्टीमेटली व्हेन वी राइट दिस रिएक्शन N2+3H2 गैसियस गिव्स मी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालने के लिए, अमोनिया का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए डेल्टा HF of ammonia will be equal to heat of reaction of ammonia divided by 2। तो heat of reaction क्या आएगा, -91.94 divided by 2, that will be equal to 45.97 किलो जूल पर मोल। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, जरूरी बात है इतना हो जाएगा, इतना ध्यान रखना। कभी कभी एग्जामिनर इस चीज के ऊपर ट्रिक कर सकता है कि वो आपसे पूछे कि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं, तो बोलो हाँ सर ये तो बिल्कुल हीट ऑफ फॉर्मेशन है, नाइट्रोजन भी उसका स्टैंडर्ड स्टेट है, हाइड्रोजन भी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है, तो जरूरी बात है कि वो हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना। याद रखना कि उन्हीं कंडीशंस अप्लाई में जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन किया गया था, ये चीज मेंशन थी दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्सॉर्ब फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड। तो 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए तो फिर ये देख लेना कि तुम्हारे साथ में जो यहां पर रिएक्शन के साथ में हीट दी हुई है, उस हीट की यूनिट क्या दी हुई है। अगर वो सिर्फ किलो जूल्स दी है तो वो इतने मोल्स बनाने की हीट है, अगर किलो जूल पर मोल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड दी है तो इसका मतलब वो हीट ऑफ फॉर्मेशन ही दी है। ठीक है, तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्म में ही समझना। अब जो हमारे पास 1-2 बेसिक पॉइंट्स है वो याद कर लो। When heat is released on formation of a compound, these are called exothermic compounds and those where heat is absorbed are endothermic। कंपाउंड्स, ये हमारी बाय डेफिनेशन ही आता है कि जब आप कोई कंपाउंड बनाते हो और उस कंपाउंड के साथ हीट रिलीज होती है तो ऐसे में उस कंपाउंड को हम एक्सोथर्मिक कंपाउंड बोल देते हैं। और अगर किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो ऐसे में उस कंपाउंड को हम एंडोथर्मिक कंपाउंड बोल देते हैं। वैसे तो आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में अब्सॉर्प्शन या रिलीज दोनों पॉसिबल है, अलग अलग कंपाउंड्स के हिसाब से या तो हीट रिलीज होगी या फिर हीट अब्सॉर्ब होगी। अगर हीट रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक है और अगर हीट अब्सॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक है। अब स्टेबिलिटी वाइज, थर्मल स्टेबिलिटी वाइज हम लोग ये चीज मेंशन करते हैं कि exothermic compounds have lesser potential energy and are taken to be more stable। अब वैसे मानने वाली बात है कि जब आपके पास मल्टीपली डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं, एंडोथर्मिक भी और एक्सोथर्मिक भी, तो एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स हैव गॉट लेसर पोटेंशियल एनर्जी। हम यही मानते हैं कि इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। रिलीज हीट है ना, कंपाउंड के बनने के साथ साथ हीट रिलीज हुई है तो कंपाउंड के खुद के पास एनर्जी लेवल्स कम बचेंगे, जिसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह के कंपाउंड्स अच्छे स्टेबिलिटी के कंपाउंड हैं। और अगर स्टेबिलिटी वाइज एक एंडोथर्मिक कंपाउंड और एक एक्सोथर्मिक कंपाउंड में कंपैरिजन हो जाए तो जरूरी बात है आप एक्सोथर्मिक कंपाउंड को ज्यादा स्टेबल बोलोगे कि सर ये बेटर है इन टर्म्स ऑफ इट्स थर्मल स्टेबिलिटी।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हमें कमेंट करना हो तो हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कंपाउंड्स के ऊपर ये कमेंट कर सकते हैं। गुड। अब इसी के ही साथ ऐसे केसेस देख लेते हैं जिन केसेस में हमें नॉर्मली एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जैसे मैंने बोला, कंसीडर कार्बन डायमंड plus O2 gaseous gives you CO2 gaseous. So delta HR heat of reaction here is not heat of formation of कार्बन डाइऑक्साइड। ये याद रखो कि जैसे ऐसे कोई रिएक्शन दे दिया तो उसके आगे बोला जी कि ये भी तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। वो कैसे है हीट ऑफ फॉर्मेशन? वो कहता है जी कि 1 मोल कंपाउंड बन रहा है, अपने कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट से बन रहा है। अब क्या वो एलिमेंट्स उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में भी है कि नहीं है? डायमंड कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं है। यहां पे क्यों ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं है? एज डायमंड इज नॉट द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। तो कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है फिर? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ कार्बन। तो यहां पे अगर कार्बन डायमंड की जगह पे कार्बन ग्रेफाइट होता, हां, तब वो जो हीट है साथ में, वो आप उसको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते थे। अब कई बार हम लोग रिएक्शन ऐसे लिख देते हैं, H2 गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स मी वाटर गैसियस। अब यहां पर जो हीट रिलीज होगी डेल्टा HR, दिस विल अगेन नॉट बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। उसका भी तो रीजन है। रीजन ये कि यहां पर जो तुम वाटर बना रहे हो वो वाटर गैसियस है, और वाटर गैसियस फॉर्म में वाटर की स्टैंडर्ड स्टेट नहीं होती। ये याद रखो कि स्टैंडर्ड स्टेट उस कंपाउंड की भी होनी चाहिए जो कंपाउंड वहां पे बन रहा है। जो कंपाउंड बनेगा वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में बनना चाहिए। अगर वो आपको उसकी फेज चेंज कर दिया या उसके फेज में डिफरेंस आ गया तो जरूरी बात है वो उसकी स्टैंडर्ड स्टेट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब वाटर हाइड्रोजन गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस गिव्स यू वाटर गैसियस। ये वर्केबल नहीं है। तो वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए? जिस फॉर्म में वो हमारे आसपास यहां पे एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड। तो अगर वो लिक्विड में होता तब ये हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाता। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम प्लेसेस, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर एग्जामिनर आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिक करने की कोशिश करता है। वो आपके सामने पिक्चर इस तरीके से डालेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये तो हीट ऑफ फॉर्मेशन है। और अ केमिकल रिएक्शन, heat of reaction delta HR हीट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि एंथैल्पी चेंज एक स्टेट फंक्शन है, तो क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है इसलिए जो नेट एंथैल्पी चेंज है एक रिएक्शन के लिए, जो उसका हीट ऑफ रिएक्शन है, दैट कैन बी गिवन अ सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इतना याद रखो कि जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन होता है, जैसे सपोजिंग मैं इसी को ले लेता हूं, तो इसके लिए अगर मुझे हीट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो इट विल बी हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड। क्योंकि डायमंड कार्बन की स्टैंडर्ड स्टेट है नहीं, तो इसलिए डायमंड की भी अपनी एक हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये तो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, इसका मतलब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं होएगा। हीट ऑफ फॉर्मेशन विल बी जीरो, जो उन लोगों ने पहले भी इस चीज में मेंशन करके बताया था कि फॉर एन एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दैट एलिमेंट विल बी टेकन टू बी जीरो। तो उसकी हम लोग जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है उसको जीरो मान के चलेंगे। तो कार्बन, जैसे मैं इसी रिएक्शन के लिए लिखता, ये जो ऊपर मैंने दिखाया हुआ है, देन डेल्टा HR for reaction would be equal to delta HF of CO2 minus delta HF of diamond and that's it। तो इसमें जो O2 है, जो यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, जो यूज हो रहा है, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन मेंशन नहीं करोगे क्योंकि वो ऑक्सीजन अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है। स्टैंडर्ड स्टेट में उस एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना, किसी भी रिएक्शन का हीट निकालने के लिए उसके प्रोडक्ट्स का हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम माइनस रिएक्टेंट के हीट ऑफ फॉर्मेशन का सम निकाल लोगे तो रिएक्शन की जो नेट हीट है वो मिल जाएगी। जैसे हीट ऑफ कंबस्टन होती है डेल्टा HC,
इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। अब कंबस्टन की हीट हमेशा रिलीज ही होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of a compound is completely combusted in excess of air। सपोजिंग मैं किसी एक कंपाउंड को कंप्लीटली कंबस्ट कर दूं इन एक्सेस ऑफ एयर, तो वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड का हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ कंबस्टन हो जाएगा। जैसे कि सपोजिंग यू राइट इथेनॉल लिक्विड प्लस O2 गैसियस गिव्स यू CO2 प्लस वाटर। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ जो एसोसिएटेड हीट होगी -X किलो जूल, वो इथेनॉल का हीट ऑफ कंबस्टन है। हीट ऑफ कंबस्टन बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड है व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज कंबस्टेड कंप्लीटली। अब इसमें ध्यान रखना, क्योंकि व्हेन अ कंपाउंड इज कंप्लीटली कंबस्टेड, ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कंपाउंड इज कंप्लीटली कंबस्टेड, इसका मतलब इसको ऐसे ही मत सोच के चलना कि क्या फर्क पड़ता है जी, कंबस्टेड का मतलब तो फिर वही होता है ना। कई बार इसमें प्रॉब्लम उठेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स यू कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस, तो इसके साथ में जो हीट ऑफ रिएक्शन निकल रहा है वो डेल्टा H कंबस्टन ऑफ ग्रेफाइट नहीं है, वो ग्रेफाइट का हीट ऑफ कंबस्टन नहीं है। अब उसका रीजन है कि यहां पे देखो कार्बन ग्रेफाइट में है, लेकिन वो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हो रहा, ये पार्शियल कंबस्टन है। तो पार्शियल कंबस्टन में जो निकलने वाली हीट होती है वो एलिमेंट की हीट ऑफ कंबस्टन नहीं होती। एलिमेंट के हीट ऑफ कंबस्टन वो ही होएगा जिसके अंदर वो एलिमेंट कंप्लीट कंबस्टन में जा रहा हो, कंप्लीटली कंबस्ट हो रहा हो। सपोजिंग तुम बोल दो कि नाइट्रोजन प्लस O2 गिव्स यू नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी वो नाइट्रोजन का हीट ऑफ कंबस्टन नहीं है। कंप्लीट कंबस्टन का मतलब होता है टेकिंग द एलिमेंट इनटू इट्स हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर मैं नाइट्रोजन का हीट ऑफ कंबस्टन देना है तो N2 प्लस 5/2 O2 गिव्स यू N2O5, इसको दो, इसको नहीं। हीट ऑफ कंबस्टन तब होगा जब एलिमेंट को कंबस्ट करके उस एलिमेंट की हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक आप उसे ले जाएंगे, तब उसको आप हीट ऑफ कंबस्टन बोलेंगे, ऐसे नहीं। तो इसका ध्यान रखना। अब कई बार क्या होता है, जैसे O2 प्लस F2 गिव्स यू O2F2, तो अब इसको बोल दिया कि दिस इज हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्लोरीन। अब अगर ये ऐसे बोल दिया कि ठीक है सर, फ्लोरीन को भी तो एयर में जला ही रहे हैं, जला करके O2F2 बना रहे हैं, एक बात याद रखना, ये जो स्टेटमेंट यहां पे लिखी है हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्लोरीन, ये स्टेटमेंट गलत है। ये फ्लोरीन का हीट ऑफ कंबस्टन नहीं है। इतना याद रखो कि ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर रिएक्शन में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहां पर वो +1 में जा रहा है, तो ऑक्सीजन कंबस्ट हो रहा है, फ्लोरीन कंबस्ट नहीं हो रहा। फ्लोरीन तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 में जा रहा था। इसका मतलब कंबस्टन एक्सपेरिमेंट में फ्लोरीन की कंबस्टन कैसे होगी? फ्लोरीन तो कभी पॉजिटिव स्टेट में आएगा ही नहीं। अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि कंबस्टन एक ऐसी एक्सपेरिमेंट है जिसमें कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक चले जाए। फ्लोरीन हाईएस्ट पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट तक कैसे जाएगा? वो तो पॉजिटिव स्टेट अक्वायर ही नहीं करता। इसका मतलब जब आपने फ्लोरीन को एयर के साथ रिएक्ट करवाया तो वो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन या फ्लोरीन की कंबस्टन नहीं थी, वो एक्चुअली ऑक्सीजन की फ्लोरिनेशन थी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नहीं थी, वो ऑक्सीजन की फ्लोरिनेशन थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ फ्लोरीन, ये गलत है। सो वी विल से दैट दिस इज फ्लोरिनेशन ऑफ ऑक्सीजन as ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस। तो हम पूछेंगे भाई बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन? ऑक्सीजन कि फ्लोरीन?
तो जरूरी बात है कि उसका आंसर फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन ऑक्सीजन से बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं बल्कि पीरियोडिक टेबल के अंदर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिगार्ड होता है। तो इवेंचुअली ऑक्सीजन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कहां से करेगा? फ्लोरीन ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर देगा। यह रिएक्शन फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नहीं है, ऑक्सीजन की फ्लोरीनेशन है। इस तरह के कुछ रिएक्शन से थोड़ा सतर्क रहना। ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जहां पर आपको बेसिक डेफिनेशन आने के बाद भी कई बार आप गलती करते चले जाओगे। तो जस्ट टेक केयर ऑफ दिस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। So after heat of combustion,